हेलो दोस्तों। कल के क्लास में जहाँ से मैंने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव मंदिर जो कानपुर में है, ईंटों से बनाया गया है, स्थित है। ये मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना है, ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। यह छत पिरामिडाकार है। कुषाणों की पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वाधिक विचारधारा का उद्भव और विकास हुआ। मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। यानी मथुरा बौद्ध, जैन, हिंदू सभी धर्मों का केंद्र माना जा सकता है। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट किया था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट कर दिया था। राजघाट वाराणसी के समीप के उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ का केंद्र माना जाता था। श्रावस्ती राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक थे। इन्होंने एक जेतवन विहार बनवा करके बौद्धों को दान किया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल, इनकी जन्मभूमि भी श्रावस्ती है। ध्यान रहे, कई जैनी जो है श्रावस्ती में हुए। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल, वो भी थे। अनाथ पिंडक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए जेतवन विहार बनवाया था, वो भी श्रावस्ती से थे। श्रावस्ती से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में संकिसा जो फर्रुखाबाद के समीप है, पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या को अनुमति दी थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता थी। ये दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। संकिसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का ही प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से जाना जाता है। से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ बनवाया था। इसी शीर्ष स्तंभ को स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया। हुएनसांग के समय सारनाथ थेरावाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले में ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृति के अनुक्रम में जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन
मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योद्धे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मथुरा की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने किया था, जो महाभारत में कौरवों की राजधानी थी। हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास से प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा कुषाण काल के गुप्त काल तक भौतिक रूप से यानी भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अब मध्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से थे। 831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। चंदेलों का राज्य जाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, जिसे जुझौती के नाम से भी जानते थे। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। मध्यकाल में राजस्थान और दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व स्थापित हुआ था, क्योंकि यह राजस्थान और दक्षिण भारत का केंद्र था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के सीमा समीपवर्ती में मुगल काल में नील की खेती होती थी। आगरा के सिकंदरा में जहांगीर के काल में अकबर के मकबरा का निर्माण कराया गया था। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट पर एक सोने की जंजीर लगवाई थी। यमुना नदी के दूसरे तट पर सोने की जंजीर लगवाई थी, जो न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। कोई भी व्यक्ति न्याय चाहने वाला, कोई फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। ये अच्छी बात थी। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हर्रम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थीं। आगरा में मीना बाजार लगता था। इसी बाजार में जहांगीर ने सर्वप्रथम नूरजहां से मुलाकात की थी। नूरजहां को उन्होंने देखा था और मोहित हो गए थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित था। इसमें अलंकरण के लिए पित्तादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। यूरोपीय यात्रियों के राल्फ फिच बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। सल्तनत काल में कड़ा एक महत्वपूर्ण एकता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। कड़ा से ही थे। जब ये कड़ा के सूबेदार के रूप में चयनित थे, तो वहाँ से इन्होंने देवगिरी का अभियान किया था और खूब धन कमाया था। उसके बाद 96 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर कड़ा में कर दिया था। एटा जनपद में स्वर्गद्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। संत मलूक दास की जन्मस्थली भी कड़ा थी, इलाहाबाद के पास है।
पूर्व मध्यकाल में कालिंजर यानी बांदा जिला राजपूतों के शासन स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के पश्चात कालिंजर तुर्क, अफगान और मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, वर्तमान अलीगढ़ पर राजपूतों की प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। एक 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमर्ददेव को 1202 में कालिंजर में पराजित किया था। – 1545 में ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद के विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट अकबर 1569 में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित कर यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अकबर के नवरत्नों में बीरबल कालपी से संबंधित थे। यहाँ से बीरबल का रंगमहल तथा मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1659 में औरंगजेब ने खजुहा फतेहपुर युद्ध में शाह शुजा को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने अधिकार कर लिया था। जो अलाउद्दौला की कहानी है, परमर्ददेव के यहाँ पर अलाउद्दौला थे, उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए जब वो शहीद हो गए थे तो उन्हीं के ऊपर अलाउद्दौला की कहानी बनी हुई है। सुल्तान बलबन के समय गढ़कुंडार पर बुंदेलों के ने अधिकार कर लिया था और 1531 तक इनकी राजधानी बनी रही। चौदहवीं शताब्दी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तुगलक वंश के पतन के दौरान जौनपुर में मलिक हुसैन सरकी ने 1394 में स्वतंत्रता स्थापित किया था और सरकी सल्तनत को जौनपुर की राजधानी बनाया था। जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराजे हिंद। 1613 में ओरछा के शासक बीर सिंह बुंदेला झांसी की स्थापना किए थे। 1732 में जौनपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल से पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। बादशाह अकबर ने प्रयाग को पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अकबर फतेहपुर सिकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। ये इसलिए मानते थे क्योंकि जो सलीम हैं जहांगीर, माना जाता है कि फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम के आशीर्वाद से उनके खानकान में पैदा हुए थे। 1571 ईस्वी में 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल और पंचमहल आदि शामिल हैं। सुल्तान बनने से
पहले इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तादार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं से संबंधित थे। बदायूं दिल्ली और लखनऊती व्यापारिक मार्ग के प्रमुख केंद्र में था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन के निवासी थे। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इन्होंने कहा था कि अवध में कुशासन है और अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए उसे शामिल कर रहा हूँ। लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। यहाँ की इमारतों में इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल आदि प्रमुख हैं। 1857 के महान विप्लव के समय वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह और सूरजमल ने अपने भरतपुर राज की राजधानी मथुरा घोषित की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित किया था। नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। उत्तर मध्यकाल यानी महत्वपूर्ण बिंदु। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1717 को हुआ था। 3 मार्च 1707 में हुआ था। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज था। दोआब क्षेत्र में रोहेलों के अंतर्गत रोहेलखंड राज्य स्थापित था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध का नवाब का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य था। वैसे ये कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से कोई प्रश्न आएगा। हाँ, ये जरूर आ सकता है। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों, जाटों, राजपूतों की पराजय ने बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित किया। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यदि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध ना हुआ होता तो शायद बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए इतना आसान ना होता। इसीलिए कहा गया था कि बक्सर के युद्ध ने ये तय कर दिया, नहीं, पानीपत के युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, लेकिन ये तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा। अर्थात मराठा भारत पर शासन नहीं करेंगे, ये पानीपत के तीसरे युद्ध में साबित हो गया था। कारण इसका ये था, पानीपत के तीसरे युद्ध में इतने मराठा सैनिक मारे गए थे, कहा जाता है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहा जिसके घर से कोई एक शहीद ना हुआ हो। और इसका फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को, जब एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी जो मराठे थे, जब वही कुचल दिए गए तो इधर अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। ये छूटे हुए बादशाह, नवाब, इनकी जो झुंड थी, इनको ये आसानी से पराजित कर पाए। (1774) में अंग्रेज़ों ने रोहिला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर में पराजित कर रोहिलखंड को अवध में शामिल कर लिया था। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला अवध का नवाब बना। आसफुद्दौला ने अंग्रेज़ों से फैजाबाद की संधि 1775 में कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। जो आसफुद्दौला ने 1775 में अंग्रेज़ों से संधि किया था, उनमें
अवध की जो बेगम थी उनकी संपत्ति की गारंटी सुरक्षा की ली गई थी। आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने के कारण विरोध किया था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह को हटाकर राजा नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया था। 1797 में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात सादत अली खां 1798 में अवध का नवाब बना और इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को 76 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया था, जो नहीं दे पाए थे। तो 1803 में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। 1808 में अवध के नवाब सादत अली खां ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर, रोहिलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा अंग्रेजों को प्रदान किया था। 1836 में इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिम प्रांत रखा गया था और इस समय इस प्रांत में दिल्ली और अजमेर भी शामिल थे। 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश। 1857 ईस्वी में उत्तरी भारत की जनता, जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया, जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी है। 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर बहरामपुर में 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई थी। कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी ने के मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 57 को बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के लिए नए प्रयोग कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। इस कारतूसों का प्रयोग करते हुए इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था और हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म भ्रष्ट हो रहे थे, अतः इसे ना प्रयोग करने का चैलेंज देकर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 24 अप्रैल 57 को मेरठ की देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिसके विरुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। परिणामस्वरूप 10 मई 1857 को पूरी छावनी ने विद्रोह कर दिया। 11 मई 57 को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का नेतृत्व स्वीकार किया। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों और 4 नागरिकों की जलसाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिक और 4 नागरिक, यानी टोटल कितने हो गए? 10 लोग, ये मिलकर एक जलसा नामक समिति बनाए और इसी समिति के माध्यम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अठारह के इस विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। विद्रोह में दोआब क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। बाकी अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और झांसी, इलाहाबाद सब जगह जो है 57 का विद्रोह हावी रहा। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका एक छोटा सा पुत्र अल्पवयस्क था, उसका नाम था बिरजिस कादिर। वह अवध का नवाब बनाया गया था। 21 मार्च 1857 को कालिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। 57 के विद्रोह में कानपुर बिठूर प्रशासन नाना साहब देख रहे थे और नवंबर 57 विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल बिंडहम को कानपुर निकट पराजित किया था। बाद में कालिन कैंपबेल द्वारा को ही विजित कर लिया गया था। 57 के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई अजीजन बेगम
नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। कानपुर के विद्रोह में कानपुर में शहीद हुई थी अजीजन बेगम। ये नाचने गाने के पेशे से संबंधित थी। देखिए 1857 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं का भी बढ़ चढ़ करके योगदान था, जिसमें हजरत महल हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, गोंडा की रानी ईश्वरी देवी, कानपुर की नृतांगना अजीजन बेगम। इन लोगों ने 1857 में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज्य के अनुसार कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम थी। 1857 के विप्लव के पश्चात बरेली के प्रशासन खान बहादुर खान, जो रोहिला सैनिक अधिकारी थे, इन्होंने अधिकार कर लिया था और 57 में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी कि 1857 का विद्रोह किसी भी आधार पर, वैसे तो कोई भी विद्रोह या राजनीतिक रूप से कोई भी स्थिति या परिस्थिति हो, प्राचीन काल से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश का बढ़ चढ़ कर के योगदान रहा है। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का बोलबाला है राजनीति में, तो उत्तर प्रदेश का योगदान हमेशा रहा है। जब आप मेंस के लिए अगर उत्तर प्रदेश में जब पेपर 5 पे जाएंगे तो ये सब वहाँ पे आपको प्राप्त होगा। आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।